वेलकम टू दिस न्यू लेसन। हम जो हमारे MPPSC मेंस GS पेपर 3 2020 का डिस्कस कर रहे थे। हमने पहले 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आपको पता होगा कि पहले जो है 30 क्वेश्चंस आते हैं 3 नंबर के, तो उनमें से हमने 15 डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट 15 हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जो नेक्स्ट जो 15 है वो थोड़े कंपेरेटिवली ईजी हैं। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि NPCDCS का फुल फॉर्म क्या है। तो NPCDCS का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, नेशनल प्रोग्राम for prevention and control of diabetes, ये नहीं आएगा, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ एंड यहाँ से एस से आएगा स्ट्रोक। तो क्या हो गया आपका, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का एक प्रोग्राम है। अच्छा से हमारा जो 1.17 क्वेश्चन है, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ डेंगू फीवर। तो आपको पता होना चाहिए जो डेंगू है कि ये अपने आप में एक वायरल डिजीज़ है। फ्लेवरिडे फैमिली का एक वायरस होता है जिससे डेंगू होता है, और डेंगू का जो वेक्टर होता है इस वायरस को ले जाने वाला, वो होता है आपका कौन सा, एडीज इजिप्टी मॉस्किटो। ये वाला जो मॉस्किटो होता है वो इसको लेके जाता है। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना इज द पार्ट ऑफ। तो आयुष्मान भारत योजना जो है आपका वो किसका पार्ट है फ्रेंड्स? आयुष्मान भारत योजना जो है पार्ट है आपका, वो है नेशनल हेल्थ पॉलिसी का। ठीक है, कौन से बजट में ये अनाउंस हुई थी? तो 2018 के बजट में ये अनाउंस हुई थी आयुष्मान भारत योजना। और इसमें दो पार्ट्स हैं, एक है आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसमें आपको जो है 5 लाख का बीमा दिया जाता है जो एलिजिबल फैमिली होती है उनको। और दूसरा है आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। इसमें क्या होता है कि इसी योजना के अंतर्गत एक टारगेट है कि हाँ इतने जो है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर खोले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हम देखेंगे 1.19, तो इसको हम टिक कर देते हैं। ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया, ये तो हो गया था। व्हाट वाज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे? तो नेशनल साइंस डे क्या होता है, 28 फेब को होता है। एक एग्जाम में पूछा गया था कि 28 फेब को क्यों होता है, तो उसमें मैक्सिमम बच्चों ने जो आंसर लगाया था इंक्लूडिंग मी, वो था कि बर्थ डेट ऑफ सीवी रमन। तो ये गलत है, ध्यान रखना। उस दिन रमन इफेक्ट का, जो सीवी रमन साहब ने 20 फेब को रमन इफेक्ट की खोज की थी, तो ध्यान रखना। इसलिए जो है उनको 1930 में जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक, तो इसलिए जो है नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। तो इस बार जो थीम थी वो क्या थी? सीधे करंट से पूछ लिया है क्वेश्चन, ऐसा कम होता है पर पूछ लिया। तो करंट इसकी थीम थी इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो ये जो है इसकी थीम थी। अगला हम देखेंगे 1.20, व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय गोल्ड कलर इन बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी की स्ट्रीम है, उसमें क्या होता है कि कुछ कलर्स, एक उसका एक कोडिफिकेशन है जिसमें अलग अलग स्ट्रीम जो होती हैं उसको कलर से पहचाना जाता है। तो जो आपका इसी तरह से एक वाइट कलर होता है, तो वाइट कलर जो जीन बेस्ड बायो इंडस्ट्री होती है उसका एक वाइट कलर होता है। ठीक है, गोल्ड कलर में क्या होता है आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बायो इन्फो एंड नैनो बायोटेक्नोलॉजी, तो ये जो है आपके गोल्ड कलर में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। राइट द नेम्स ऑफ 5 जनरेशन ऑफ लॉन्च व्हीकल्स डेवलप बाय इसरो। तो इसरो देखो, अभी इसरो तो बहुत तरक्की में, इसरो का एक जो कमर्शियल आर्म भी है जो मतलब विदेशों में भी जो सैटेलाइट लॉन्च करता है, दूसरे देशों के लिए भी, उसको अंतरिक्ष बोला जाता है। ठीक है, तो लॉन्च व्हीकल हमारा जो सबसे पहले जो लॉन्च व्हीकल था, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, चेंज होता जा रहा है। सबसे पहले था हमारा SLV सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर इसको थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ, ऑगमेंटेड सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर उसके बाद आया पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, फिर आया आपका जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और अभी जो लेटेस्ट में वो क्या है, GSLV मार्क 3। तो जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक है, तो ये इस तरह से ये भी हो गया हमारा। हाउ इज इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम ओशियन एनर्जी। तो ध्यान रखना, ओशियन एनर्जी में क्या होता है, जो टाइड्स आते हैं, जो वेव्स आती है, वो क्या टरबाइन होती है। और टरबाइंस होती है, तो जैसी वेव्स आती हैं तो वेव्स की जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो टरबाइंस को घुमाती है, और उस घुमाने के कारण वो जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि टॉल टरबाइन एंकर्ड टू बेस इज प्लेस्ड ऑन द सी फ्लोर। ठीक है, और देन द टाइडल करंट मूव द रोटर्स एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, टॉल टरबाइन, ये लिख देते हैं टरबाइन
ये जो की टर्म्स है वो लिख रहा हूँ, टर्बाइन एंकर टू बेस प्लेस्ड ऑन द सी फ्लोर, ठीक है। ये मतलब व्हाट जनरेट्स, उसमें पूछा है कि क्या जनरेट करता है, तो हमने लिख दिया कि टॉर टर्बाइन करता है, ठीक है। अच्छा 1.23 देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी मैनेजमेंट। तो एनर्जी मैनेजमेंट क्या होता है कि एनर्जी मैनेजमेंट खुद से भी लिख सकते हो कि एनर्जी मैनेजमेंट, एनर्जी जो कंजप्शन है उसको एफिशिएंटली यूज़ करना, उसको रिड्यूस करना, कंट्रोल करना, दैट इज एनर्जी मैनेजमेंट। तो आप इसको डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हो कि एनर्जी मैनेजमेंट इज द मीन्स टू कंट्रोल and reduce buildings एनर्जी कंजम्पशन। तो आपने देखा होगा कि वो वेंटिलेशन इस तरह से लगाते हैं और बहुत कुछ करते हैं लाइट्स के लिए ताकि कम से कम एनर्जी लगे। एनर्जी कंजम्पशन विच इनेबल्स ओनर्स एंड ऑपरेटर्स टू रिड्यूस कास्ट, जिससे कि जो कॉस्ट होता है वो कम हो जाता है, दैट इज एनर्जी मैनेजमेंट, ठीक है। ये हो गया। अच्छा अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये एनर्जी मैनेजमेंट से ही रिलेटेड है। तो एनर्जी कंजर्वेशन एनर्जी स्ट्रेटजीज में कैसे मदद करता है। एनर्जी स्ट्रेटजीज में प्लानिंग, एनर्जी स्ट्रेटजी प्लानिंग होती है ना कि इतनी प्लानिंग, ऐसी प्लानिंग करनी है कि इतना कॉस्ट आए, इस तरह से। तो एनर्जी मैनेजमेंट कैसे हेल्प करता है एनर्जी कंजर्वेशन, तो वही एनर्जी मैनेजमेंट कंजर्वेशन सेम ही है। तो वो कैसे मैनेज करता है, कॉस्ट को बचाता है, ठीक है, कॉस्ट को बचा लेता है, फिर उसके बाद यूटिलिटी बिल्स को लोअर कर देता है, पॉल्यूशन को लोअर कर देता है। तो इस तरह से एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो एनर्जी स्ट्रेटजी में हेल्प करता है। ज़्यादा एनर्जी में मतलब हमारा कॉस्ट सेव हो जाता है, पॉल्यूशन जो है कम हो जाता है। तो इस तरह से हम इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे दूसरा अपने वर्ड्स में भी कुछ भी लिख सकते हो, देखिए बिगड़ बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है ये। अगला IUCN का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर है नायरोबी केनिया में। आप कमेंट्स में बताइएगा कि इनका जो एक एस्टेब्लिशमेंट का ईयर है, ये कौन से सन में एस्टैब्लिश्ड हुए, वो आप मुझे कमेंट्स में प्लीज़ बताइएगा, ठीक। अगला है हमारा क्वेश्चन कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमको बताना है। तो सस्टेनेबल एक ब्रंटलैंड रिपोर्ट थी 1987 में आई थी, उसके अनुसार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या डेफिनेशन है फ्रेंड्स, कि ऐसा डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब आज भी यूज़ हो जाए और आगे के लिए भी बच जाए। फॉर एग्जांपल सबसे बड़ी एग्जांपल फॉसिल फ्यूल, अगर हम अभी जैसे जिस तरह से फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं तो आगे बचेगा नहीं, ठीक है। रिन्यूएबल जो है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, कब तक बचेगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। मैं आपको यही कहूँगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यही डेफिनेशन लिखिएगा जो ब्रंटलैंड रिपोर्ट में दी गई है। ये एनर्जी कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के जो क्वेश्चन है उसमें आप दूसरा भी कुछ लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 1.27, व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी सप्लाई ऑफ एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी इज द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। जो न्यूक्लियर रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी। और आप स्पेसिफाई करके लिख सकते हो कि न्यूक्लियर एनर्जी इज द एनर्जी प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर रिएक्शन, पार्टिकुलरली न्यूक्लियर, दो रिएक्शन होती है, पार्टिकुलरली न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन एंड फ्यूजन रिएक्शन। बहुत रिएक्शन इससे जो एनर्जी निकलती है, अनकंट्रोल्ड एनर्जी निकलती है। हाइड्रोजन बम है, वो आप मुझे बताइएगा, दोनों में से एक पे बेस्ड है, किस पे बेस्ड है बताइएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। और अगला देखते हैं, ऑन व्हाट बेसिस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऑन व्हाट बेसिस आउटर कोर ऑफ द अर्थ इज अज्यूम टू बी लिक्विड। तो अर्थ मैंने आपको बताया क्रस्ट होता है, एक मेंटल होता है और कोर होता है। कोर में भी क्या होता है, एक होता है आउटर कोर और एक होता है इनर कोर। तो आउटर कोर होता है, इनर कोर होता है सॉलिड, आउटर कोर जो होता है वो होता है लिक्विड। तो वो किस बेसिस पे हमने पता लगाया कि लिक्विड होता है, तो वो पता लगाया हमने विद द हेल्प ऑफ सिस्मोलॉजी। जो अर्थक्वेक की जो स्टडी होती है उससे हमने पता लगाया। अब क्या होता है, अर्थक्वेक में वेव्स जनरेट होती हैं, एक जनरेट होती है बॉडी वेव और एक जनरेट होती है सरफेस वेव। बॉडी वेव की दो टाइप्स होती हैं, P और S, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं P और S। अभी जो P वेव होती है ये सॉलिड में भी ट्रैवल करती है और लिक्विड में भी करती है। S वेव सिर्फ सॉलिड में करती है, S है ना यहाँ पे, S सॉलिड। तो हमने देखा कि जो ये वेव्स हैं आपकी, ये किस में ट्रैवल करी, ये जो है आपकी आउटर कोर में ट्रैवल नहीं करी है, ठीक है। एस वाली वेव आउटर कोर में ट्रैवल नहीं करी, इसका मतलब क्या है कि वो सॉलिड नहीं है, तो फिर वो क्या है, लिक्विड है, ठीक है। तो इस तरह से हमने पता लगा लिया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज एन अर्कोस। तो अर्कोस क्या है आपका, अर्कोस एक होती है सेडिमेंट्री रॉक होती है। सेडिमेंट्री रॉक किससे, सेडिमेंट से बनती है, जैसे फॉसिल्स होते हैं, दिस आर सेडिमेंट्री रॉक। तो ये व्हाट इज एन अर्कोस, तो अर्कोस एक सेडिमेंट्री रॉक होता है, एक टाइप ऑफ सैंडस्टोन होता है, टाइप ऑफ सैंडस्टोन होता है, ठीक है। और इसका एक यूज़ लिख सकते हो आप थोड़े नंबर अच्छे लेने के लिए, कि ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो होता है वर्क, उसमें बिल्डिंग मटेरियल में, कंस्ट्रक्शन वर्क में ये अर्कोस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ ओर। तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी आता है, तो ध्यान रखना। एक होता है मिनरल और एक होता है ओर। तो मिनरल क्या होता है, जो नेचुरली ऑकरिंग मेटल होते हैं ना, नेचुरली
जैसे कि हेमेटाइट, तो Fe2O3, तो इसमें क्या आयरन है, तो दिस इज अ मिनरल। तो नेचुरली ऑकरिंग मेटल, उसको हम क्या बोलते हैं, मिनरल बोल देते हैं। अब और क्या होता है, तो ऐसे मिनरल जिसके अंदर से मेटल अच्छी मात्रा में, मतलब एक इकोनॉमिक वैल्यू हो उसकी, उसमें से उसको निकाला जा सके, एक्सट्रैक्ट किया जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं, और। ठीक है, और हिंदी वाले और से उसकी शॉर्ट ट्रिक बना लो। तो मिनरल क्या होता है, नेचुरली ऑकरिंग मेटल, और ऐसा नेचुरली ऑकरिंग मेटल जिसमें से कि मेटल, जैसे ये Fe2O3 मान के चलो, अब Fe2 ये जैसे एक ये भी होता है एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। अब ये नेचुरली ऑकरिंग मेटल तो है, लेकिन इसमें से मेटल निकल ही नहीं पा रहा, थोड़ा सा निकलेगा, इकोनॉमिक वैल्यू ही नहीं होगी उसकी। तो क्या मतलब, ऐसे मिनरल जिसमें से कि मेटल निकल जाए, एप्रिशिएबल क्वांटिटी में निकल जाए, वहाँ उसको हम बोलते हैं और। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट भी आता है कि ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट। और तो आपको ये स्टेटमेंट इजीली समझ में आया होगा। देखो, सारे मिनरल और होते हैं, सॉरी, सारे और मिनरल होते हैं, वाई, क्योंकि मिनरल क्या होता है, नेचुरली ऑकरिंग मेटल, और क्या होता है, नेचुरली ऑकरिंग मेटल। ठीक है, लेकिन सारे जो मिनरल्स हैं वो और नहीं होते हैं। ठीक है, क्यों नहीं होते, क्योंकि मिनरल में मिनरल तो सिर्फ नेचुरली ऑकरिंग मेटल है, बट और क्या है, उसके अंदर से एप्रिशिएबल क्वांटिटी में मेटल निकलना भी चाहिए। ठीक है, तो उसको हम और बोलेंगे। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन खत्म हो गए। नेक्स्ट हम देखेंगे थोड़े, अब थोड़े कॉन्सेप्ट वाले लॉन्ग आंसर आएंगे। ठीक है, जो 5 नंबर के हैं ये वेरी शॉर्ट थे, अब शॉर्ट आंसर आएंगे तो वो हम देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ फ्रेंड्स, ये हमारे लिए भी चैलेंजिंग टास्क होता है, आंसर ढूंढना ईजी नहीं होता हमारी टीम के लिए। एक आंसर ढूंढता है, फिर उसके नोट्स बनते हैं, फिर मैं लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, सपोर्ट करें, अपना फीडबैक दें। ठीक है, आपको कैसा लग रहा है, अच्छा बुरा, जो भी आपको वीडियो में मिस्टेक भी दिखती है तो आप हमको कमेंट्स में बताएं, उसको हम करेक्ट करेंगे। बट प्लीज़ सपोर्ट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मैंने आपको पहले भी एक नंबर दिया था 7001290779, इस पर आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है भगत एजुकेशन। ठीक है, तो वहाँ पे आप जो है उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, उसको टेलीग्राम पे, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हम इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच।